नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में आपकी समावेशी पाठशाला एसपी क्लासेज में। फ्रेंड, बता देना चाहता हूँ ये सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लिए गए हैं जो रीट परीक्षा 2025 में लेवल 2 के लिए है, जो आपको आगामी एग्जाम के लिए यानी 27 फरवरी में कुछ क्वेश्चंस आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। इसमें से याद रखिए क्वेश्चंस आप सभी लोग फ्रेंड इस वीडियो को क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिएगा, वॉच कीजिएगा, आपको जरूर इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए कुछ चुनिंदे प्रश्न क्वेश्चंस हैं, उत्तर हैं, चलिए हम बारी बारी से पढ़ते हैं। ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, लिखा हुआ है कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है, बताइए। तो लिखा है अनेकता में एकता, अशिक्षा, स्वावलंबन, प्रादेशिकता। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, अनेकता में एकता। व्याख्या के माध्यम समझेंगे। लिखा है भारत में अनेक धर्म, जाति, वर्ण, भाषा आदि होने के बावजूद एकता है। विविधता में एकता भारत की अनोखी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए नगरीकरण परिणाम क्या है। तो नगरीकरण परिणाम है, देखिए लिखा है शैक्षिक विकास। दूसरा है ग्रामीण का विकास, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन, कृषि का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का। व्याख्या के माध्यम समझेंगे। देखिए व्याख्या के माध्यम समझे क्या लिखा है, बढ़ता नगरीकरण आज एक प्रमुख समस्या बनती जा रही है। अच्छा ठीक है, रोजगार की तलाश, बढ़ती जनसंख्या आदि ऐसे प्रमुख कारण हैं जो नगरीकरण को क्या कहते हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण क्या है। गरीबी का, सामाजिक तनाव का, बेरोजगारी का या फिर वैश्वीकरण का, बताइए। तो राइट आंसर का फ्रेंड हो जाएगा बी, सामाजिक तनाव का। आइए व्याख्या के माध्यम समझेंगे। लिखा है कि व्याख्या क्षेत्रीयतावाद जो है वर्तमान में वह सामाजिक समस्या है जिसमें नागरिकों में अपने क्षेत्र के प्रति अत्यधिक लगाव देखा जाता है, जबकि अन्य क्षेत्रों के प्रति घृणा का भाव दिखाई देता है। इससे समाज में तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा है फ्रेंड, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, किसका, बताइए। शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, बताइए किसका होना चाहिए, या फिर शिक्षण तकनीक का, बताइए। चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। व्याख्या देखिए हम पढ़ेंगे। व्याख्या लिखा है फ्रेंड, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में शिक्षण को शिक्षण तकनीकी, शिक्षा के उद्देश्यों तथा शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। विषय वस्तु के साथ इन तकनीकों के ज्ञान से विद्यार्थी भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है, बस समझिए। तो कौन सा कारण नहीं हो सकता है, शिक्षा जो है यही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, शिक्षा नहीं हो सकता, बिल्कुल शिक्षा से ही बेरोजगारी का कारण, गरीबी का कारण नहीं हो सकता। सबसे बड़ा कारण ये है बेरोजगारी। हमारे देश में बेरोजगारी जितनी रहेगी उतनी गरीबी रहेगी। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, जायज़ बात है, ज़्यादा जनसंख्या जहाँ जिस देश में रहती है, द पॉपुलेशन ऑफ प्रॉब्लम इंडिया, ठीक है ना, बाई लेफ्ट अनबाउंस, दिन दुगुनी रात चौगुनी, वैसे ही तरक्की कर रही है। ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या रहेगी वहाँ बेरोजगारियाँ बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, महंगाई भी बढ़ेंगी, गरीबी भी बढ़ेगी, हर यहाँ भुखमरी भी बढ़ेगी, समस्याएं रहेंगी। ना शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ति होगी, ना स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए प्रॉब्लम होता है। और बृहद परिवार, रही बात बृहद परिवार की फ्रेंड्स, सबसे बड़ा देखिए परिवार में अगर ज़्यादा लोग रहते हैं तो उसमें भी पढ़ाने लिखाने में बड़ी समस्या होती है। तो ज़्यादा परिवार में लोग रहना भी बड़ी दिक्कत की बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, शिक्षा। चलिए व्याख्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, वर्तमान में भारत की लगभग 1/3 आबादी क्या है, गरीबी है। बिल्कुल सही बोले हैं। भारत में गरीबी के अनेक कारण माने गए हैं, कौन कौन से, देखिए। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, बृहद परिवार, तकनीकी ज्ञान का अभाव, कार्य संस्कृति का अभाव, बिल्कुल सही है। क्या है, कार्य संस्कृति का अभाव, तकनीकी का अभाव। देखो जहाँ पे टेक्नोलॉजी भी जहाँ कम रहती है वहाँ पे भी बेरोजगारी रहती है, वहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। जहाँ पे ऐसी रहती है जैसे जापान वापान में देखो, वहाँ पे टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ही मतलब चीज़ें बनाई गई हैं, वहाँ पे लोग बेरोजगार नहीं, रोजगार कहीं ना कहीं लगे रहते हैं।
और कार्य संस्कृति का अभाव, जहाँ पे देखिए कार्य संस्कृति का अभाव होता है, जहाँ पे हमारे कल्चर भी थोड़ा ढील रहता है, वहाँ पे अशिक्षा भी थोड़ा कम रहते हैं, अशिक्षित लोग रहते हैं, तो वहाँ पे उस लेवल पे कल्चर संस्कृत हमारा सभ्यता नहीं रहता है, इसलिए वहाँ भी क्या होता है, गरीबी का कारण हो सकता है। अगला क्या है, देखिए सामाजिक संरचना। देखिए सामाजिक संरचना, हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी जो हमारे समाज में सामाजिक संबंधों का जाल जो बताया गया है, मैं क्या पेज में बोला है, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम होता है कि सामाजिक संरचना जो हमारे ऊंच नीच की बातें की गई हैं, वहाँ पर भी जो फर्म व्यवसाय बनाए गए हैं, वहाँ पर भी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। यहाँ से निरक्षरता मतलब क्या होता है, अशिक्षा। जहाँ पे देखिए अशिक्षा की बात है, जहाँ अशिक्षित लोग रहते हैं, अशिक्षित पूरा परिवार, अशिक्षित पूरा गाँव रहता है, वहाँ पर समझो देखने के पता ही चल जाता है कि लोग यहाँ पे कैसे बात, वेशभूषा, रहन सहन सब पता चल जाता है। रही बात पूंजी और उद्यमिता की कमी, जहाँ पर लोगों के परिवार में जब इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक सिचुएशन नीचे डाउन रहता है, उतना आर्थिक स्थिति नहीं सही रहती है, पूंजी नहीं रहती है परिवार या समाज में, या फिर हमारे गांव में, आपके गांव में, हमारे समाज, हमारे देश में, हमारे राज्य में। और उद्यमिता मतलब क्या होता है कि उद्योग धंधा की कमी रहती है। फिर वही चीज़ है टेक्नोलॉजी वाली बात, जाहिर बात है वहाँ पे बेरोजगारी रहेगी, गरीबी रहेगी। बस ऐसे ही आप समझते जाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा फ्रेंड्स, किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? बताइए, किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है? बताइए। तो देखिए लिखा है ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बृहत स्नानागार। अच्छा ठीक है, सभा भवन, स्नानागार, दुर्ग महल। तो ये सब जो प्राचीन काल में जो मिले थे ना, तो बृहत स्नानागार कहाँ मिले थे, मोहनजोदड़ो में, ठीक ना। रखालदास बनर्जी 1922 में, ठीक ना। 1900 सॉरी आप बताइएगा 1922 में सही कह रहा हूँ कि कमेंट में जरूर बताइएगा। 1922 में शायद रखालदास बनर्जी ने खुदाई करवाया था, तो विशाल स्नानागार मिला था, तो वहाँ सभा भवन था, स्नानागार था, तो दुर्ग महल। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा, तो इसी को कहा था, बृहत स्नानागार को ही कहा था। आइए व्याख्या के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे। देखिए व्याख्या लिखा है फ्रेंड, पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र के लारकाना जिले में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, और हो सकता है इस बार जो है जितने भी आप लोग एग्ज़ाम देंगे, आपका एग्ज़ाम लगा हो, उसमें ज़रूर क्वेश्चन आएगा, देख लेना, इसको आप अच्छी तरह से तैयार करके जाना। देखिए लिखा है फ्रेंड, व्याख्या, पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र के लारकाना, याद रखना कौन सा जिला, लारकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो नामक पूरा स्थल स्थित है। अच्छा ठीक है, इस स्थल की सर्वप्रथम खोज रखालदास बनर्जी, याद रखना रखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में की थी, ठीक ना। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण इमारत क्या है, बृहत स्नानागार ही है, ठीक ना। इसे सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा, क्या विश्व का सबसे अद्भुत निर्माण कहा है, बस यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड लिखा हुआ है, लिखा है कि भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन किसका है? बताइए। तो यह कथन जो है B.A. स्मिथ का, क्या है, B.A. स्मिथ साहब का है। और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, एकता में अनेकता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, लेकिन एकता में अनेकता और अनेकता में एकता की बात जिसने कहा है वो B.A. स्मिथ ने कहा है। आइए थोड़ा व्याख्या के माध्यम समझेंगे। देखिए फ्रेंड लिखा हुआ है कि भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है क्योंकि यहाँ पर महाद्वीप की विशेषताएं दिखाई देती हैं। भारत एक विशाल देश है जहाँ भौगोलिक, सामाजिक, भाषाई, जातिगत विविधताओं की बहुलता दिखाई देती है। यानी कि जहाँ पे भौगोलिक मतलब आप समझ सकते हैं, जहाँ पे आपका जैसे भौगोलिक मतलब जहाँ पे आपका ये स्थल, जल, नदियाँ, ठीक ना, और नाले, पेड़ पौधे, ठीक ना, जगह जमीन आपके जितने भी हैं सब भौगोलिक क्षेत्र में, जीव जंतु जहाँ पे है ना, आपके जैव मंडल में जितने चीज़ आपके क्षेत्र में आते होंगे तो समझ जाइए भौगोलिक क्षेत्र में आएंगे, ठीक ना। सामाजिक क्षेत्र में जैसे हमारे समाज क्षेत्र में लोग कई प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक ना। तो भाषाएं होंगी, बोलियाँ होंगी, उनकी जातिगत होंगी, विविधताएं होंगी, अनेक प्रकार के लोग जातियाँ होंगी, अनेक प्रकार के लोग भाषाएं, बोलियाँ हमारे देश में बोली जाती है ना। 22 प्रकार के क्या होते हैं, भाषाएं हैं, 18 प्रकार की बोलियाँ बोली जाती है ना। तो यही तो डाइवर्सिटी हमारे देश में, इसीलिए बहुलता यहाँ पे दिखाई गई है। समाज में जो है लोग अच्छी क्या भाषाएं बोलते हैं, लोगों का सामाजिक संगठन रहता है, ठीक ना, लोगों का उठना बैठना, ठीक ना, ये सब चीज़ें जो होता है सामाजिक चीज़ इसमें बताई गई हैं। चलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे फ्रेंड, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। ये फ्रेंड मैराथन की तरह है क्वेश्चन, बस मैराथन हम दे रहे हैं,
बस चलिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा है। देखिए फ्रेंड, लिखा है अगला क्वेश्चन, लिखा है निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? बताइए अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले बताइए। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा कहाँ से मिले थे? तो ये तो भाई बोनस वाला नंबर मिला था, यहाँ पे तो कंफ्यूजन है, सबको बराबर नंबर मिला था। ये व्याख्या के माध्यम हम समझ लेंगे इसको। व्याख्या क्या लिखा है देखिए, हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा, लोथल। चलिए कमेंट बताइए आप लोग, कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा की चूड़ियाँ। लोथल कहाँ है? गुजरात, आपको पता ही है। बनावली है। राखीगढ़ी कहाँ है? में अनेक ऐसी अग्नि वेदिकाएँ जो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, जिनका संभवतः यज्ञ वेदिकाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो यज्ञोपासना विश्वास को क्या करते हैं? चिन्हित करते हैं। देखिए कालीबंगा में 7 आयताकार वेदिकाएं एक पंक्ति में मिलती हैं, ठीक है ना, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, लिखा हुआ कि हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या बताइए। हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या बताइए। देखिए राइट आंसर तो इसका हो जाएगा बी, बौद्ध साहित्य। क्या हो जाएगा? बौद्ध साहित्य। हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो बौद्ध साहित्य। तो इसका बौद्ध साहित्य हो जाएगा। ये व्याख्या मतलब थोड़ा समझिए। देखिए मरणोत्तर काल में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से विदेशियों ने भारत का पर आक्रमण किया, ठीक ना। और इनमें प्रमुख थे क्या थे? बैक्टीरिया के निवासी ग्रीक, यूनानी जिसे कहा जाएगा गया। इन्हें भारत में यमन, हिंद यमन कहा जाता है, ठीक ना। सर्वप्रथम लेख वाले तथा सोने के सिक्के का प्रचलन यानी कि भारत में हिंद यमन शासकों द्वारा ही किया गया था, ठीक है। सोने के सिक्कों का प्रचलन तो कहाँ किसके द्वारा किया गया था? हिंद यमन शासकों द्वारा ही किया गया था। देखिए गीता क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा होगा गीता क्या है। चलिए बताइए गीता क्या है। तो आप कह सकते गीता एक महाभारत का एक भाग है, और क्या यही तो होगा आंसर। वेद, रामायण का एक भाग, स्वतंत्र महाकाव्य है, भारत का महाभारत का एक भाग है। बताइए राइट आंसर डी हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही मैंने बोला। देखिए लिखा है व्याख्या में, देखिए लिखा है फ्रेंड, लिखा है कि व्याख्या लिखा है गीता प्राचीन महाकाव्य महाभारत का एक भाग है। इसमें महाभारत युद्ध के दौरान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन है। गीता को श्री भगवत कहा जाता है, याद रखना। देखिए महाभारत आपको देखना जरूरी है, देखना, उसमें बहुत ज्ञान भरे हुए हैं, एक एक बातों पे ध्यान देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। बताइए गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, पैठन। पैठन विदिशा, अक्षत्र, पुरुषपुर ना होकर के ये पैठन हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा पैठन। आइए व्याख्या का मतलब समझेंगे हम फ्रेंड। लिखा हुआ गुप्त काल में पश्चिमी देशों के साथ व्यापार में कमी आई थी, ठीक ना। भिरकू कच्छ जो है गुजरात में है, पैठन महाराष्ट्र में है। आदि पश्चिमी देशों के साथ व्यापार के प्रमुख बंदरगाह थे। पैठन को प्राचीन काल में प्रतिष्ठान भी कहा जाता था। पैठन वर्तमान को मतलब पैठन जो है वर्तमान में महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में है, ठीक ना। पैठन कहाँ है? महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में। क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो बता देना, लिख देना वहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, बताइए कहाँ से लिया गया है। चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर 1 सांची स्तंभ में, ऑप्शन बी फ्रेंड देखिए सारनाथ में स्तंभ में, सारनाथ स्तंभ में, सी है इलाहाबाद स्तंभ में, डी है लुम्बिनी स्तंभ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ स्तंभ में। आइए थोड़ा व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। देखिए लिखा है फ्रेंड, लिखा है कि सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से भारतीय का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, ठीक ना। इसमें 4 पशुओं का अंकन है तथा बीच में अशोक चक्र है। इसी में नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है ना। सारनाथ स्तंभ को अशोक स्तंभ भी कहा जाता है। तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चिन्ह। चलिए तो आप अगर पूछा जाए तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या बताइए, तो आप क्या बताएंगे? राष्ट्रीय चिन्ह क्या? अशोक चक्र, मतलब सत्यमेव जयते। इसी में नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सारनाथ स्तंभ को अशोक चिन्ह स्तंभ भी कहते हैं। चलिए आप लोग कमेंट बताइए, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? बताइए सब लोग आप बताइएगा फ्रेंड। देखिए लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फायान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए फ्रेंड। राइट आंसर इसका जो सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आइए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे।
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया था। उसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय राज्य की उत्कृष्ट शासन व्यवस्था को देखते हुए लिखा है कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फायान ने राज्य की शांति व सुव्यवस्था की प्रशंसा की थी। चलिए फिर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने, बताइए। तो पल्लव, चालुक्य और फिर चोल और काकतीय, बताइए किसमें बने थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड ए, पल्लव में। उससे पहले फ्रेंड बता देना चाहता हूँ कि हाँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, बताइए। तो फ्रेंड भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशोक स्तंभ। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, अशोक स्तंभ। और भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, जरूर आप लोग कमेंट बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा उससे पहले व्याख्या हम कर लेते हैं। देखिए क्या है, व्याख्या है पल्लव कालीन वास्तुकला एवं पल्लव कालीन वास्तुकला एवं तक्षण कला दक्षिण भारतीय कला के इतिहास में सर्वाधिक गौरवशाली इतिहास है। देखिए महाबलीपुरम में निर्मित सभी स्मारक मामल्य शैली में बने हुए। किसमें, मामल्य शैली में बने हुए। इस शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 के काल में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, मौर्य काल में किया गया था, ठीक है। आइए व्याख्या के साथ हम पढ़ेंगे। लिखा है कि मौर्य काल में नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल नगर सभा द्वारा चलाया जाता था, ठीक ना। और यह मंडल 6 उप समितियों में बटा हुआ था। प्रत्येक उप समिति में 5-5 सदस्य होते थे। तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा रखने के काम क्या करती थी। याद रखना इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। लिखा हुआ है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित, बताइए। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है, आगरा में है, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या फिर अजमेर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फतेहपुर सीकरी में। आइए व्याख्या के माध्यम से हम पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है अकबर ने 1570 ईस्वी से 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया और वहां पर अनेक भवनों का निर्माण करवाया। अकबर के काल में यह शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में धौलपुर के लाल पत्थरों से बना था। किससे, लाल पत्थरों से बना था। जहांगीर ने इसे सफ़ेद संगमरमर में परिवर्तित करवाया था। फतेहपुर सीकरी में सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग इस इमारत में किया गया है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने यहाँ जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने, अकबर ने जामा मस्जिद का निर्माण भी यहीं पे करवाया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते फ्रेंड। लिखा हुआ है नूहे सिपिहर के रचनाकार के हो, बताइए। नूहे सिपिहर के रचनाकार कौन है, बताइए। तो ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी है मलिक मोहम्मद जायसी, सी है दारा सिकोर और डी है शेख निजामुद्दीन औलिया। तो राइट आंसर किस आंसर होता है फ्रेंड, राइट आंसर ए हो जाएगा, अमीर खुसरो जी हैं। आइए व्याख्या का मतलब समझेंगे फ्रेंड। व्याख्या तो बहुत बड़ा है, फिर भी पढ़ते हैं। देखिए लिखा है विख्यात कवि अमीर खुसरो जिन्हें तोताए हिंद कहा जाता है, याद रखना तोताए हिंद कहा जाता है, ने अपना साहित्यिक जीवन शाहजादा मोहम्मद बलबन का उत्तराधिकारी क्या है समय के प्रारंभ किया, ठीक है। अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक 8 सुल्तानों का काल देखा था। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाओं में खजाइन उल फुतूह, मिफ्ताह उल फुतूह, तुगलक नामा, तारीख अलाई, किरान उस सादेन, नूहे सिपिहर और देवल रानी आशिका आदि अमीर खुसरो की पुस्तक नूह ए सिपिहर में मुबारक शाह खिलजी के काल के राजनीतिक सामाजिक जीवन एवं सैनिक अभिमानों का वर्णन है, ठीक है। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, इन्होंने ही भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को क्या किया था, प्रचलित किया था, याद रखना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र क्या था, बताइए। तो ऑप्शन ए है गुलबर्गा, दूसरा है ऑप्शन बी है गोलकुंडा, सी है बीजापुर और डी है बीदर। बताइए कहाँ से। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा गुलबर्गा में। आइए फ्रेंड व्याख्या के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए लिखा है कि दक्षिण भारत में के सूफी संतों में सबसे प्रमुख शेख मोहम्मद गेसूद राज थे, जिन्हें वदानवाज भी कहा जाता है। 1398 ईस्वी में दिल्ली से आकर गुलबर्गा कर्नाटक में बस गए थे। बाद में इन्होंने गुलबर्गा को दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र बनाया था। बहमनी सुल्तान फिरोज शाह बहमनी ने इन्हें 4 गांव दान में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। और फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है लिखा है, देखिए लिखा है संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी, बताइए संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नारायण का स्थल था, वहाँ पे ही इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। आइए व्याख्या के माध्यम समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है फ्रेंड, कबीर तथा नानक के साथ निर्गुण भक्ति की परंपरा में दादू का महत्वपूर्ण स्थान। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में नारायण जयपुर, यानी कि जयपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में हुई थी, जहां अब दादू पंथियों का प्रमुख केंद्र हुआ। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए लिखा है, कबीर तथा नानक के साथ निर्गुण भक्ति परंपरा में दादू का महत्वपूर्ण स्थान है और इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में नारायणा जयपुर में हुई थी। जयपुर मतलब राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर में हुई थी, जहां अब दादू पंथियों का प्रमुख केंद्र है। सॉरी मैंने बोल दिया था मध्य प्रदेश, लेकिन ये जयपुर की राजधानी कहाँ है, सॉरी राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल। चलिए होता रहता है गलतियाँ। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संत जाम्भोजी का जन्म कहाँ हुआ था। संत जाम्भोजी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए पीपासर में, अगला है बी है गागसेन में, गागरोन, जैतारण, नागौर। ऑप्शन ए कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन ए फ्रेंड्स का पीपासर में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा पीपासर में हुआ था। इसको व्याख्या मतलब समझिए। देखिए लिखा हुआ है, जाम्भोजी का जन्म 1451 ईस्वी में भद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1508 ईस्वी में नागौर जिले के पीपासर नामक स्थान पर पवार वंशीय परिवार में हुआ था। जाम्भोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन रहेगा। दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है। देखिए लिखा है, दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है, तो गुलामी है, बंदरगाह है, फैक्ट्री है, शुल्क मुक्त व्यापार। किससे है, तो राइट आंसर का हो जाएगा डी, शुल्क मुक्त व्यापार से होगा। दस्तक शब्द से आशय यही कि शुल्क मुक्त व्यापार। आइए शुल्क मुक्त क्या होता है, आइए व्याख्या में समझते हैं। ठीक है, मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने हेतु एक दस्तावेज जारी किया था, जिसे दस्तक के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स अब यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन 100 नंबर 12 शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद दोस्तों।